नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को फर्स्ट यूनिट एनएमआर स्टार्ट करवा रखा था। उसका हमने एक वीडियो लेक्चर्स डाल दिया है, आप देख लीजिए। अब हम आज आगे इसको कंटिन्यू पढ़ते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक एक की खोल के मैंने डेफिनेशंस बताई हुई है। एनएमआर का फुल फॉर्म बताया हुआ है उस फर्स्ट वाले वीडियो में। आप पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, फिर सेकंड पे आइए। एनएमआर में क्या है कि एक न्यूक्लियाई होता है। इस न्यूक्लियाई को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। न्यूक्लियाई को जब हम इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डाली जाती हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम कौन सी रेडिएशंस काम में लेते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन सी हैं? रेडियो वेव्स। तो ये न्यूक्लियाई जो है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करेगा। जब इनको अब्सॉर्ब करेगा तो इसका खुद के पास भी एक मैग्नेटिक मूवमेंट है। और इस मैग्नेटिक मूवमेंट के कारण, इस मैग्नेटिक मूवमेंटम के कारण इसकी स्पिन चेंज होती है। क्या होगा? स्पिन स्टेट चेंज होंगे। और इस स्पिन स्टेट चेंज की स्टडी ही क्या कहलाती है? एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर। अब हम बात कर रहे हैं, देखो स्पिन, तो हम अब स्पिन पढ़ेंगे और मैग्नेटिक मोमेंटम पढ़ेंगे कि ये वर्ड है क्या, स्पिन क्या है, मैग्नेटिक मोमेंटम क्या है। तो अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर स्पिन एंड मैग्नेटिक मोमेंट। देखो, एटम मॉडल आप सबको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये सबको पता है। मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं? इस न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। किस न्यूक्लियस के स्पिन में चेंज आने की स्टडी ही क्या कहलाती है? एनएमआर कहलाती है। तो अब हम इस जो भी स्पिन स्टडी कर रहे हैं, इस न्यूक्लियस की स्पिन स्टडी कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर स्पिन एंड मैग्नेटिक मोमेंटम। देखो, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन को क्या कहा कि वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसके साथ साथ वो अपनी अक्ष पे भी स्पिन करता है, जिसको हमने स्पिन क्वांटम नंबर s से डिनोट किया था। और स्पिन क्वांटम नंबर s की वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन के लिए या तो +½ होगी या -½ होगी। यही था। अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर की, कि न्यूक्लियस में भी स्पिन होता है। तो न्यूक्लियस में स्पिन किसके कारण होगा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के स्पिन के कारण। ये भी क्या करेंगे? अपनी अक्ष पे स्पिन करेंगे। और क्वांटम मैकेनिक्स हमें ये कहती है कि जब भी कोई पार्टिकल अपनी अक्ष पे स्पिन करता है तो उसके साथ एक एंगुलर मोमेंटम जुड़ा हुआ होता है, और उस एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो होती है वो h/2π का मल्टीपल होती है। ध्यान से सुनो, जब भी कोई पार्टिकल मूवमेंट करता है
स्पिन करता है तो इसके साथ एक क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग एक एंगुलर मोमेंटम जुड़ा हुआ होता है और उस एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो होती है वो h/2 के मल्टीपल होती है। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन क्वांटम नंबर s से डिनोट करते हैं, आपने इसका एंगुलर मोमेंटम शो किया होगा। h/2 √s+1, जहां पे s स्पिन क्वांटम नंबर है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, यहां तो हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, लेकिन इस न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है और दोनों ही क्या कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं, दोनों ही स्पिन कर रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, न्यूक्लियर स्पिन की बात कर रहे हैं, मीन्स दोनों का कंबाइन स्पिन एक साथ स्टडी किया जा रहा है, दोनों का कंबाइन स्पिन एक साथ स्टडी किया जा रहा है, या न्यूक्लियस के पार्टिकल्स का रिजल्टेंट स्पिन ही क्या कहलाता है, न्यूक्लियर स्पिन कहलाता है। न्यूक्लियस के पार्टिकल्स कौन कौन से, प्रोटॉन, जितने भी प्रोटॉन है और उसमें जितने भी न्यूट्रॉन है, उन सब का रिजल्टेंट स्पिन ही क्या कहलाएगा, न्यूक्लियर स्पिन कहलाएगा। और इस न्यूक्लियर स्पिन का स्पिन जो है, न्यूक्लियर स्पिन ये होता है जिसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, ये होगा h/2 बाय क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग √i+1। ये i क्या है, रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर किसका, न्यूक्लियस का। i क्या है, रिजल्टेंट न्यूक्लियस स्पिन क्वांटम नंबर। रिजल्टेंट न्यूक्लियस स्पिन क्वांटम नंबर। इस i की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी, ये i की वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है, फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकती है और पूर्णांक इंटीजर हो सकती है। ये i की वैल्यू डिपेंड करेगी कि उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर कैसे है। क्या कहा मैंने, ये जो i रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर i, ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के नंबर पे डिपेंड करती है। इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, हो सकता है कि जितने प्रोटॉन थे उतने ही न्यूट्रॉन थे, तो प्रोटॉनों के कारण जो एंगुलर मोमेंटम क्रिएट हुआ, जिसको स्पिन कहेंगे, स्पिन मोमेंटम, और प्रोटॉनों के कारण जो स्पिन क्रिएट हुआ, एंगुलर स्पिन, उन दोनों की वैल्यू बराबर हो गई, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, 0 हो गया। फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है, हाफ, 3/2, 5/2, इस तरीके से भी हो सकता है, और इंटीजर फॉर्म में भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। अब ये कौन किसका मिलेगा वो अब हम यहां देखते हैं कि जब प्रोटॉनों का नंबर और न्यूट्रॉनों का नंबर ये होता है, तो अब हम उसके आधार पे देखते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इवन और ऑड की फॉर्म में बता रही हूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और एक एक इनके एग्जाम्पल लिख देती हूं। नंबर ऑफ प्रोटॉन यदि ओड हुए और
और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या हुए, ओड। तो इनका रिजल्टेंट टोटल क्या बनेगा, एक इवन नंबर बनेगा। टोटल क्या होगा, इवन नंबर बनेगा। इवन नंबर जब भी आ जाता है इन दोनों का टोटल, क्योंकि जब भी हम किन्हीं दो ओड को जोड़ते हैं तो इवन नंबर आता है। क्लियर, जब भी इवन नंबर आएगा तो इनके लिए आई की वैल्यू जो होगी, रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर, ये जो वैल्यू होगी ये इंटीजर फॉर्म में होगी, 1 2 3 अप टू सो ऑन। और एग्जाम्पल क्या है, 2H1 14N7। देखो इसमें कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है, 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन। इसकी बात करें, दोनों कैसे हैं, ओड। दोनों का एडिशन कैसा हुआ, इवन। इसलिए इनका जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो कैसा आएगा, इंटीजर फॉर्म में आएगा। ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, तो क्या है, दोनों एक एक, दोनों का रिजल्टेंट इवन नंबर, तो भी इसके स्पिन जो स्पिन क्वांटम नंबर है न्यूक्लियस का वो क्या आएगा, इंटीजर फॉर्म में आएगा। अब ऐसा भी हो सकता है ये इवन हो ये ओड हो, या ये ओड हो ये इवन हो। हर इन दोनों ही कंडीशंस में, इन दोनों ही कंडीशंस में क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, आप इन दोनों को जोड़ो या इन दोनों को जोड़ो, रिजल्टेंट हमेशा क्या आएगा, एक ओड नंबर आएगा। और जब भी ओड नंबर आ जाता है तो उनके स्पिन जो स्पिन क्वांटम नंबर है आई की वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में आएगी, 1/2 3/2, इस तरीके से इन दोनों के लिए। याद रहेगा कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का नंबर, को प्रोटॉनों का इवन न्यूट्रॉनों का ओड, या प्रोटॉनों का ओड न्यूट्रॉनों का इवन, दोनों ही कंडीशंस में इन दोनों का टोटल नंबर जो है वो ओड आता है। इसलिए इनके स्पिन रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में होती है। और यदि दोनों ही इवन फॉर्म में हो गए तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। दोनों ही इवन फॉर्म में हुए तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे और इसके लिए होता है 0। इसके लिए क्या होता है, 0। अब हमारे जो एनएमआर में न तो ये एनएमआर सिग्नल देगा और न ही ये एनएमआर सिग्नल देगा। जिनका रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में होता है वही न्यूक्लियाई एनएमआर सिग्नल शो करती हैं। क्या कहा मैंने, जिन न्यूक्लियाइयों का रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में होगा वो ही एनएमआर सिग्नल शो करेंगी। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी न्यूक्लियाई जो है वो एनएमआर सिग्नल शो करेगी, तो आपको याद हो जाना चाहिए जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ओड और इवन फॉर्म में होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ओड और इवन फॉर्म में होते हैं, वो क्या करेंगे, एनएमआर शो करेंगे। जैसे हम बात करें 1H1 13 कार्बन, इसमें देखो आप 19 फ्लोरीन, 119 टिन, ये सब के सब क्या है, एनएमआर एक्टिव है, मींस एनएमआर सिग्नल शो करने वाले न्यूक्लियाई हैं। इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का नंबर इवन और ओड फॉर्म में होता है, इसलिए इनके सबके स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं और ये क्या शो करते हैं, एनएमआर सिग्नल शो करते हैं।
अब हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो, एनएमआर जब न्यूक्लियाई जब स्पिन करता है तो ये एक, क्योंकि इसमें एंगुलर मोमेंटम होता है और ये खुद एक टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। क्या कहा कि जब न्यूक्लियाई स्पिन कर रहा है तो स्पिन करेगा तो उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्रिएट हो जाएंगे। और ये जो न्यूक्लियाई है ये किसकी तरह बिहेव करेगा? थ्योरी ऑफ एनएमआर। क्या कहा कि न्यूक्लियाई जो है टीनी मैग्नेट होता है। मीन्स न्यूक्लियाई एक छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जब इसको स्पिन कराया जाता है। जब ये स्पिन कर रहा है तो ये टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसको हमने किस में रख दिया? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो देखो, न्यूक्लियाई को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये न्यूक्लियाई खुद स्पिन कर रहा है, स्पिन करेगा तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने एक चीज पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिसिटी जब भी प्रोड्यूस होती है उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। इसलिए ये किसकी तरह है? एक टीनी मैग्नेट की तरह। टीनी मैग्नेट की तरह जब मैं इस टीनी मैग्नेट को इस एक्सटर्नल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखती हूं, जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा मैग्नेट रखा जाता है तो ये अपने आप को उस मैग्नेट के पोल्स के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। इसमें हो सकता है कि इसके जो पोल्स हैं, भाई यहां भी दो पोल्स बने, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और यहां पे भी दो पोल बने, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। भाई ये तो मैग्नेट है, मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहां पे भी दो पोल बनेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हो सकता है कि ये इस तरीके से अरेंज हो तो इनमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। मींस किसके अकॉर्डिंग अट्रैक्शन होगा? तो एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इन मैग्नेट में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी आती है, स्टेबिलिटी से एनर्जी कम होती है। ये भी तो हो सकता है कि ये अपने आप को, ये जो न्यूक्लियाई का मैग्नेट है, न्यूक्लियाई का जो मैग्नेट है ये भी तो हो सकता है कि इस तरीके से अरेंज हो रहा हो कि जहां पे न्यूक्लियाई का मैग्नेट और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों के पोल्स सिमिलर आ रहे हो। क्या हो? सिमिलर आ रहे हो। सिमिलर आएंगे तो इनमें क्या होगा? रिपल्सन होगा। भाई सेम सेम पोल्स मिलेंगे तो रिपल्सन होगा, और अपोजिट पोल्स आते हैं तो अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी क्या होगी? कम होगी, और अट्रैक्शन रिपल्सन होगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी। मींस ये जो न्यूक्लियाई पहले डिजनरेट था, कब? विदाउट मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या हो गया? ये जो डिजनरेट था अब क्या हो गया? स्प्लिट हो गया। किसके अकॉर्डिंग? इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे कुछ इस मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन हो गए और कुछ इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोज हो गए। तो हमारे पास दो तरीके के फील्ड क्रिएट हुए, अलाइन विद मैग्नेटिक फील्ड और अपोज विद मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड मीन्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड।
और दूसरा अलाइन अगेंस्ट विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दो तरीके के अलाइनमेंट मिले हमें और इन दोनों तरीके के अलाइनमेंट के कारण इस न्यूक्लियाई में क्या होगा, स्प्लिटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, न्यूक्लियाई की स्प्लिटिंग हो जाएगी। क्यों हुआ, उसका रीजन समझ में आया, स्प्लिटिंग क्यों हुई। इसका मतलब न्यूक्लियाई का क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी। और ये पहले जो डिजनरेट था इस तरीके से, वो न्यूक्लियाई अब स्प्लिट हो गया मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे जो मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन था, मींस जिनमें क्या हो रहा था, अट्रैक्शन हो रहा था, जो मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग अपने आप को अरेंज कर रहा था कि उसका साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ पोल के कांटेक्ट में आ रहा था, मींस मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन अपने आप को अरेंज कर रहा था, उसकी एनर्जी कम हो गई क्योंकि स्टेबिलिटी मिल गई, अट्रैक्शन फोर्स आ गया वहां पे। aligned with magnetic field और जो अगेंस्ट हो गया, मींस जिसमें रिपल्सन क्रिएट हो गया, उसकी एनर्जी ज्यादा हो गई, उसकी एनर्जी ज्यादा हो गई। तो ये वाला कौन सा है, अलाइन अगेंस्ट विद मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होगा, जो न्यूक्लियाई यहां पे थे, इस एनर्जी स्टेट में थे, उसके ऊपर क्या डाली, रेडियो वेव्स। ये तो इस न्यूक्लियाई को जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तभी स्प्लिट हो गया, इसमें इन रेडियो वेव्स का कोई काम नहीं था। अब क्या हुआ, इस पे रेडियो वेव्स डाली, रेडियो वेव्स डालेंगे तो ये जो लोअर एनर्जी स्टेट में थे वो इस एनर्जी को अब्सॉर्ब करेंगे और हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे। किसमें जाएंगे, हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे। और ये क्वांटम सिद्धांत के ऊपर आधारित है, तो इससे जो एनर्जी अब्सॉर्ब की जाएगी डेल ई, उसकी वैल्यू क्या होगी, फोटोन के इक्वल होगी, क्योंकि किसके आधार है, किस पे बेस्ड है, जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो सबकी सब किस पे बेस्ड है, क्वांटम सिद्धांत पे। ध्यान रख लेना कि न तो कंटिन्यूअस एनर्जी अब्सॉर्ब की जाती है किसी भी सिस्टम्स के द्वारा और न ही कंटिन्यूअस एनर्जी एमिट की जाती है, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी अब्सॉर्ब और एमिट की जाती है। उसे क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है एच न्यू के इक्वल होती है। क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जाना न्यूक्लियाई का क्या कहलाती है, न्यूक्लियाई की फ्लिपिंग कहलाती है, क्योंकि फ्लिप मार दिया। फ्लिप मार दिया मींस अपने अरेंजमेंट को चेंज करेगा तो ही यह हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। भाई इसका अलाइनमेंट चेंज हो गया, अलाइनमेंट चेंज हुआ मींस जो पहले नॉर्थ पोल था अब वो साउथ पोल बनेगा। साउथ पोल बनेगा मींस अपने स्पिन को चेंज करना पड़ेगा, उसको अपने स्पिन को चेंज करना पड़ेगा। और स्पिन चेंज होगा मींस इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियाई फ्लिपिंग। और इस न्यूक्लियाई फ्लिपिंग के कारण ही क्या आते हैं हमारे पास, जब ये हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, यहाँ स्टेबल नहीं होता है, वापस ग्राउंड स्टेट में आता है, तो जिस टाइम ये एनर्जी एमिट करता है वो हम स्पेक्ट्रा ले लेते हैं
और उस स्पेक्ट्रा को ही क्या कहा जाता है, एनएमआर स्पेक्ट्रा कहा जाता है। अब ये जो स्प्लिटिंग हुई है ये डिपेंड करती है ये जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया है इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर, इस न्यूक्लियाई की खुद की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के ऊपर। ये जो स्प्लिटिंग है किस किस बात पे डिपेंड करेगी कि जो आपने ये जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इसकी क्या स्ट्रेंथ है और जो न्यूक्लियाई आपने लिया है उस न्यूक्लियाई में भी कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है, उन दोनों पे डिपेंड करती है। तो इनके लिए जो एनर्जी ये डेल ई की वैल्यू दी जाती है वो होती है न्यू डेल ई, इसकी वैल्यू होती है न्यू बीटा एच एच नोट अपॉन आई। न्यू मैग्नेटिक मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियाई के नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैग्नेटिक मोमेंटम किस बात पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियाई के नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। न्यू क्या है, मैग्नेटिक मोमेंटम, जो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ऑन न्यूक्लियाई नेचर। ये कांस्टेंट एच नोट अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ और आई रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर। ये भी किस बात पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियाई के ऊपर डिपेंड करेगा। डेली क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग कितनी थी, एच न्यू, डेली क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग कितनी थी, एच न्यू। यदि मैं ये वैल्यू यहां पुट कर देती हूं, करो वैल्यू पुट, एच न्यू किसके इक्वल हुई, न्यू बी एच नोट अपॉन आई। यदि मुझे इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है कि कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स डाली जाएं जिससे उसमें न्यूक्लियाई फ्लिपिंग होगी, तो न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यू बी एच नोट अपॉन आई इंटू एच। एच फ्लांग कांस्टेंट है जब मैं, और एच नोट जो है वो अप्लाइड फील्ड की स्ट्रेंथ है, ये कांस्टेंट है, और न्यू जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट है। अब मैं बात करूं एनएमआर में, हम नॉर्मली जो मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एच नोट जो डाला जाता, एच नोट जो अप्लाई किया जाता है वो 10⁴ ग्रास का अप्लाई किया जाता है। एच नोट की वैल्यू जो होती है वो 10⁴ ग्रास होती है। अब हम प्रोटॉन की बात करें, H1 न्यूक्लियाई की बात कर रही हूं मैं। H1 न्यूक्लियाई में केवल और केवल क्या है, प्रोटॉन ही है, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं। केवल एक ऐसा, ये एकमात्र एलिमेंट होता है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। केवल और केवल क्या है इसमें, प्रोटॉन है। सॉरी मैंने आपको शायद उस टाइम कुछ और बोल दिया होगा। क्या है, केवल और केवल यहां पे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो होगा ही नहीं। और प्रोटॉन भी कितना है, 1। तो इसके लिए आई की वैल्यू या तो वो क्लॉकवाइज स्पिन करेगा या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, मींस ये इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहा है,
और इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, प्लस हाफ या माइनस हाफ। तो इस आई की वैल्यू भी या तो प्लस हाफ होगी या आई की वैल्यू माइनस हाफ होगी, यही दो होंगी। तो प्रोटोनों के लिए न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यू या डेल ई की बात करें तो प्रोटोनों के लिए क्या हो जाएगी, प्लस न्यू बी एच नोट अपॉन 2, इस आई की जगह में हाफ रखा तो, और डेल ई माइनस न्यू बी एच नोट अपॉन 2। भाई प्लस हाफ हो सकती है या माइनस हाफ हो सकती है। जब हम इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं तो प्रोटॉन के लिए हमारे पास न्यू की वैल्यू निकल के आती है 4 इंटू 10⁻⁷ हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें प्रोटॉन एनएमआर के लिए। क्या है, प्रोटॉन एनएमआर के लिए ये फ्रीक्वेंसी चाहिए। अब हम अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो अब इनके मेथड्स पढ़ेंगे। सबसे पहले एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के एक्सपेरिमेंटल मेथड्स कि किस तरीके से किया जाता है। थैंक यू।